रोहन सैलानी जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है। कृपया बताने का कष्ट करें कि क्या मेरी आवाज़ आ पा रही है? मैं आपका भी स्वागत है। तो हैं, से जा रहे हैं अगर आप लोग जो ये हमें ऐसी कंपनी के भीतर भ्रष्टाचार की स्थिति उत्पन्न हो गई और काफ़ी तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के महत्वपूर्ण प्रावधान थे, उनको हम देखने का अभी प्रयास करेंगे। उसके जो महत्वपूर्ण प्रदान थे, उसमें सबसे पहला तो जो था, वो था कि भारत में जो ब्रिटेन की सरकार थी, उसके माध्यम से नियंत्रण स्थापित किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी पर। यह इसका पहला प्रावधान था और काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन कर रही थी, उस पर सबसे पहले ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण कब स्थापित किया गया। तो इसके अलावा जो दूसरा प्रावधान किया गया, वो था कि कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का जो उद्देश्य था, वह भारत में जितने भी प्रकार के भ्रष्टाचार ब्रिटिश कर्मचारियों, अधिकारियों द्वारा किए जा रहे थे, उनसे उनका निर्णयन करने का जो अधिकार क्षेत्र था, वो सर्वोच्च न्यायालय का था। और इसके अतिरिक्त जो भारत में 3 प्रेज़िडेंसियाँ थी, मद्रास, मुंबई और कोलकाता, उसके भी जो कर्मचारी थे, उसके निर्णयन का अधिकार ही इस सर्वोच्च न्यायालय का था। किंतु जब ये सर्वोच्च न्यायालय 1774 में बनकर अस्तित्व में आता है, तो यह इतना अधिक शक्तिशाली बन जाता है कि जो भारत के गवर्नर थे, तीनों प्रेज़िडेंसियों के, उन गवर्नर्स उन गवर्नर्स को भी सर्वोच्च न्यायालय अपने अधीन लेने का प्रयास करता है। तो इसके लिए 1781 में एक संशोधन अधिनियम लाया जाता है और उसके माध्यम से जो ये सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था 1774 में, उसकी जो शक्तियाँ हैं सर्वोच्च न्यायालय की, उसकी शक्तियों को स्पष्ट इसके माध्यम से कर दिया जाता है। इसका जो और उसके माध्यम से गवर्नर की शक्तियों को अलग से स्पष्ट कर दिया जाता है और जो जो सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ हैं, उनको अलग से स्पष्ट कर दिया जाता है। आप लोगों को यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जो सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था, वो वर्तमान में जो दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय है, वह नहीं था, बल्कि कोलकाता का सर्वोच्च न्यायालय था और उसका अधिकार क्षेत्र संपूर्ण भारत कहा जाता है। पुस्तकों में भी भारत क्षेत्र लिखा रहता है, तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है। उसका अधिकार क्षेत्र जो उस समय के ब्रिटिश प्रेज़िडेंसियाँ थी, उस वहाँ तक ही उसका अधिकार क्षेत्र था। तो मेरा एक बार आप लोगों से अनुरोध है कि जिससे पूर्व मैं अपने लेक्चर्स को आगे बढ़ाता हूँ, आप लोग इसे अपने मित्रों को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि जहाँ तक मैं देख रहा हूँ काफ़ी कम लोग अभी जुड़े हुए हैं, ताकि वो इसका लाभ ले सकें। और एक बार पुनः मुझे कन्फर्म करा दें कि आवाज़ स्पष्ट आ रही है या नहीं आ रही है। आप लोग स्पष्ट करा दें कि आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। आप लोग एक बार स्पष्ट करा दें कि आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि तभी मैं अपने लेक्चर्स को आगे बढ़ा पाऊँगा। जो भी साथी अभी ऑनलाइन है, वो एक बार बता दें कि आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। क्योंकि अगर आवाज़ नहीं आ रही है, तो मेरा ये लेक्चर देने का जो उद्देश्य है, वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। आ रही है। चलो, निधि बिष्ट जी भी जुड़ गई है।
और वो बता रही है कि आवाज़ आ रही है। तो अपने लेक्चर को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आप लोगों को एक बार पुनः बता दूँ कि आप लोग कह रहे होंगे ब्लैक बोर्ड का यूज़ नहीं है, नोट्स कैसे इसके बनेंगे? तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ कि इसके नोट्स जो हैं, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम पेज का, वहाँ मैं इसके नोट्स को शेयर करूँगा। तो वहाँ जाकर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम का जो लिंक है, वहाँ जाकर उसे जॉइन कर लें, तो आपको इसके नोट्स प्राप्त हो जाएँगे। इसके अतिरिक्त क्योंकि कहीं साथियों को मैंने बोलते हुए सुना है कि आप आएँगे तो उसके बाद आप एग्ज़ाम की या छोटी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है कि आप किसी को लेक्चर के माध्यम से सुनें और उसके पश्चात ही आप उस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। तो आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि आप मेरे लेक्चर को सुनने से पूर्व भी और एक बार मेरे लेक्चर को सुनने के पश्चात भी जो भी पुस्तकें आपके पास अवेलेबल हैं या जो भी नोट्स मैं अवेलेबल कराता हूँ, उन नोट्स को एक बार ज़रूर देख लें। उसके पश्चात ही आप उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके समझ सकते हैं और उसके पश्चात भी अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, तो आप दूसरे दिन के लेक्चर से पूर्व या इसी लेक्चर्स के कमेंट में अपने मैसेज के माध्यम से आप बता सकते हैं कि ये चीज़ आपके समझ में नहीं आई। तो हमारे आगे आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम आपकी क्वेरी का समाधान या जो लेक्चर्स के मैसेज हैं वहीं आपके समाधान हम आपको दे देंगे। तो आप लोग उसे भी चेक करते रहें पुनः से। जो लेक्चर्स के मैसेजेस होंगे उसे एक बार पुनः चेक करते रहें अगर आपने उसमें क्वेरी की है तो। गीता रावत सही आ रही है। चलो ठीक है। जितने भी साथी अभी ऑनलाइन हैं उनका जो नए साथी जुड़े हैं क्योंकि अब काफ़ी लोगों ने मैसेज कर दिए हैं, तो इसमें देखने में सोनी पंवार जी हैं। अब मेरे ख़्याल को कई लोगों के नाम दोबारा-दोबारा आ जाएँगे। तो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और धीरे-धीरे जो साथी जुड़ते भी रहेंगे, उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है। अब हम जो ये लेक्चर है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसको समझने से पूर्व क्योंकि आपने इसे कई बार पढ़ा है, मैं जानता हूँ आपने कई बार पढ़ा है और इसके मुख्य-मुख्य प्रावधानों को आप जानते भी होंगे। किंतु यहाँ से जो क्वेश्चन्स नेट्स के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आप ग्रेजुएशन के लेवल तक तो उसको आसानी से कर लेते हैं क्योंकि हर जो अधिनियम है, उसके कुछ न कुछ क्वेश्चन्स को आप सॉल्व कर लेते हैं। और एक बीए के लेवल तक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको आप सॉल्व कर लेते हैं, उसमें दिक्कत नहीं होती है। किंतु नेट के एग्ज़ाम्स के पेपर को जब आप देखते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत गहराई से क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैंने अपने जो नोट्स तैयार किए हुए हैं, उनको नेट के पेपर के लेवल तक का तैयार किया हुआ है। एक ग्राउंड लेवल से नेट के लेवल तक का तैयार किया हुआ है। तो उसके माध्यम से आप किसी भी प्रकार की परीक्षा देते हैं नेट की जो परीक्षा होती है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसके माध्यम से आप कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के योग्य हो जाते हैं। तो वहाँ तक का लेवल मैं कवर करूँगा अपने लेक्चर के माध्यम से। तो इसलिए बार-बार मैं अपने जो छात्र हैं, जितने भी छात्र ऑनलाइन आ रहे हैं, उनसे बार-बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपने भीतर धैर्य बनाए रखें और कोई इश्यू अगर नेटवर्क का आ रहा है, तो उस इश्यू को आप अपने लिए एक चुनौती समझें कि ये आपके सम्मुख एक चुनौतियाँ हैं कि आप अ, के सम्मुख ये नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है और उस चुनौती को समझते हुए धैर्य बनाए रखिए और जुड़े रहें। तो अब मैं आगे प्रारंभ करता हूँ कि इन सब को समझने से पूर्व जो सबसे अधिक कन्फ्यूज़न छात्रों को मध्य आता है, वो 5 विषयों को लेकर आता है भारत के संवैधानिक विकास को पढ़ने से पूर्व। बाकी सभी चीज़ें उनके क्लियर हो जाती है। मैं अपने लेक्चर को आगे बढ़ाऊँगा किंतु मैं जानता हूँ कि 5 कन्फ्यूज़न्स आपके सम्मुख भी या तो आते रहे होंगे या आने वाले होंगे अगर आपने इसे पहले नहीं पढ़ा है। वो हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ये 3 हो गया गवर्नर और गवर्नर जनरल। ये 5 शब्द हैं जो कि हमको बार-बार कन्फ्यूज़ करते हैं क्योंकि गवर्नर, गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, वायसराय के विषय पर ख़ैर मैं कल बात करूँगा। आज मैं इन 5 विषयों पर वही बात करने वाला हूँ कि ये गवर्नर जनरल क्या है? तो काफ़ी कम किताबों में हमको देखने को मिलता है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या होता है?
तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ईस्ट इंडिया कंपनी में जितने भी शेयर धारक हैं, उसका समूह है, जिन्होंने कि ईस्ट इंडिया कंपनी में अपना पैसा लगाया हुआ है। उन लोगों के समूह को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहा जाता है। दूसरा जो विषय आता है, वो है हमारे पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उन लोगों का समूह है, जो कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और 1773 के जो ये एक्ट है, उसके माध्यम से ही 24 सदस्यों की नियुक्ति को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में की गई थी और इनका काम भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन था, उसको देखना होता था। अब तीसरा हमारे पास आता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये ब्रिटिश बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की और उसने 6 सदस्यों को नामित किया और उनका काम, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, उसका नियंत्रण, निर्देशन और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या है। तो ये कंफ्यूजिंग शब्द है, क्योंकि अभी जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैंने इसका अनुभव किया है और काफ़ी साथियों, छात्रों का बार-बार क्वेरी रहती है कि इन शब्दों में बार-बार कन्फ्यूज़ हो रहा है कि ये क्या है, तो इसलिए इनको स्पष्ट कर रहा हूँ। तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, वो अपने आप में स्वतंत्र भी होते थे और स्वतंत्र निर्णय भी करते थे और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, वो इनके माध्यम से भी काम करते थे और कभी-कभी डायरेक्ट जो ब्रिटिश संसद है या ब्रिटिश सरकार है, अ, उनके डायरेक्ट संसद के माध्यम से भी वो कार्य करते थे। तो कुछ विषयों पर उन्हें बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल है, उसकी तो इसमें कन्फ्यूज़ ना होइएगा कि ये इसकी राजधानी है कोलकाता। इसलिए विद विद्वान साथी साथी होते हैं, वो कई बार अपनी पुस्तकों में कोलकाता का ज़िक्र करते हैं और कई बार जो बंगाल का ज़िक्र करते हैं। तीनों प्रेसिडेंसी के आप इसे इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे जिस प्रकार आजकल हमारे राज्य हैं, स्टेट्स होते हैं, उनके भीतर एक राज्यपाल होता है, तो उसी प्रकार ये गवर्नर्स होते थे और जिस प्रकार हमारे आज के दौर में भारत में एक राष्ट्रपति होता है, वो राष्ट्रपति को आप गवर्नर जनरल का के रूप में आज देखते हैं। तो इसी प्रकार की व्यवस्था की गई थी शासन को स्थापित करने के लिए। तो मेरा मानना है कि आपको जो ये 5 शब्द मैंने बताए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, गवर्नर और गवर्नर जनरल, ये स्पष्ट हो गए होंगे। अगर स्पष्ट हुए तो आप कमेंट के माध्यम से बता दें कि ये हाँ स्पष्ट हो चुके हैं। जो साथी लेट से जुड़ रहे हैं, अब मैं पीछे नहीं जा पाऊँगा। 17 वैसे मैंने अभी अपने लेक्चर को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया। बड़ा इश्यू आ रहा है आजकल, जिस शहर में मैं हूँ वहाँ बिना नेटवर्क के में लाइव आने में बड़ी समस्या हो रही है और जो साथी इस शहर के हैं, वो समझ भी रहे होंगे कि नेटवर्क। तो 9 से 11 का जो समय है, कोशिश हमारी ये रही कि उस 9 से 11 के समय में हम आ सकें, किंतु नेटवर्क का इश्यू हो जाता है, तो आप भी समझते होंगे कि यह संभव नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो 17 कलकत्ता में जो न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, उसकी स्थापना की जाती है। दूसरा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उसमें 24 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना कर दी जाती है। तीसरा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसको ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में ला दिया जाता है। उसके पश्चात 1781 का अधिनियम, जो कि इसके संशोधन के लिए ही आया था, उसके माध्यम से जो सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था, उसके जो अधिकार क्षेत्र थे, उसको स्पष्ट उसके माध्यम से कर दिया गया है। तो एक साथी मैसेज कर रहे हैं कि सर नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है। तो जिन साथियों को नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपके बहुत अधिक नेटवर्क का प्रॉब्लम आपके पास आ रहा है, तो आप लोग इस लेक्चर्स को 1 दिन डिले करके देख सकते हैं, तब आपके पास नेटवर्क का इश्यू नहीं आएगा।
क्योंकि एक दिन डिले करके आप देखते हैं तो उसके बाद प्रोसेसिंग के बाद ये आपको बिल्कुल अ, सही रूप में दिखाई देगा और आपकी क्वेरीज़ को हम तब भी यहाँ जो आपकी क्वेरीज़ होगी उसका भी समाधान हम आपको दे दिया करेंगे। तो जो साथी का अ, ये अनुरोध है कि नेटवर्क का प्रॉब्लम हमारे यहाँ आ रहा है और हम ऑनलाइन क्लास नहीं ले पा रहे हैं, तो उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि आप 1 दिन डिले करके इस लेक्चर्स को देख लिया करें। तो उसके बाद मैं आप लोग थोड़ा-सा ये देख रहे होंगे कि मैं महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेके ही किसी भी अधिनियम के महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर चल रहा हूँ। अगर इन अधिनियमों के समस्त बिंदुओं को लेकर मैं बात करना प्रारंभ करूँ, तो इसमें एक अधिनियम को पढ़ाने में 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। इसलिए उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ही मैं बात कर रहा हूँ, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जहाँ से क्वेश्चन्स बनते हैं। आप लोग इसे डीपली पढ़ना चाहते हैं, इनके प्रावधान को और अच्छे से अगर आप लोग समझना चाहते हैं, तो आप जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें इसके नोट्स और मेरे जिन बुक्स के माध्यम से ये नोट्स बनाए हैं, उन बुक्स का रेफ़रेंस और जो नोट्स मेरे द्वारा निर्मित किए गए हैं, उनको मैं वहाँ डाल दूँगा, जिससे कि अगर कोई कन्फ्यूज़न आपको रह जाता है लेक्चर्स के दौरान, तो उसको दूर कर दिया जाएगा। और जिन विषयों पर बोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी, उन विषयों पर बोर्ड के माध्यम से भी आपकी क्लास ली जाएगी। कुछ दिनों में हम बोर्ड की व्यवस्था हो चुकी है, किंतु थोड़ा अन्य जो इश्यू ज़्यादा अधिक आता है क्योंकि हमको दूर से उसे बोर्ड बोर्ड और जो मोबाइल या लैपटॉप्स की दूरी है, वो अधिक हो जाती है। उससे जो क्लियरिटी है, वो अधिक नहीं आ पाती है, इसलिए बोर्ड के माध्यम से अभी क्लास नहीं ली जा रही है और आगे आने वाले जिन विषयों पर बोर्ड की अत्यधिक आवश्यकता पड़ेगी, उनको बोर्ड के माध्यम से भी पढ़ाया जाएगा। तो उसके बाद जो नेक्स्ट महत्वपूर्ण अधिनियम आता है भारत में, वो है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट, इसे पिट्स इंडिया एक्ट क्यों कहा जाता है और किसके नाम पे ये पिट्स इंडिया एक्ट है? एक क्वेश्चन बार-बार 2 बार मैं नेट में देख चुका हूँ कि पिट्स इंडिया एक्ट इसे क्यों कहा जाता है? तो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, उनके नाम पर ही इसे पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। यो आप ध्यान रखिएगा। और जो पिट्स इंडिया एक्ट था, वो जब अस्तित्व में आया था, तो वो एक ऐसा अधिनियम था, पहली बार 17 सॉरी पिट्स इंडिया अधिनियम से पूर्व 1781 में एक और अधिनियम, एक समिति बनाई जाती है, उसके माध्यम से एक अधिनियम बनाया जाता है, जो कि अस्तित्व में नहीं आ पाया था। 1781 का जो ये अधिनियम था, उसके माध्यम से पहली बार जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है, वो उस अधिनियम के कारण गिर जाती है, क्योंकि उस अधिनियम में कुछ ऐसे प्रावधान होते हैं कि जहाँ जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समस्त अधिकार क्षेत्र थे, उन अधिकारों को समाप्त करने की बात की जाती है और ब्रिटेन में जो सॉरी सॉरी जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन कर रही थी, उसके समस्त अधिकारों को समाप्त कर जो ब्रिटेन की सरकार है, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी को उसके नियंत्रण में लाने की बात की जाती है, जो कि 1858 के अधिनियम से स्वतः ही या 1858 के अधिनियम से अस्तित्व में आ गई थी। किंतु उस बात को 1781 में ही जो फॉक्स की सरकार थी, उसने करने का प्रयास किया था और उस बिल के माध्यम से पहली बार ब्रिटेन में भारत के मामले पर जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट है, वो गिर जाती है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा और कई बार पूछा जाता है कि कौन-सा अधिनियम था जिस पर ब्रिटेन की सरकार भारतीय मामलों में पहली बार गिर चुकी थी। तो 1781 का वो अधिनियम है, इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके पश्चात जो 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट है, उसके जो मुख्य-मुख्य प्रावधान थे, उसमें सबसे पहले जिस बोर्ड ऑफ कंट्रोल की मैं बात अभी पीछे कर रहा था, उस बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कर दी जाती है। उस बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम भारत में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, उसको नियंत्रण करना होता था और भारत में अब एक बार-बार बात आ रही है नियंत्रण, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो एक प्रश्न बार-बार उठता है कि आखिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की आवश्यकता क्यों पड़ी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो अपने आप में स्वतः स्थापित है कि वो शेयर धारकों का समूह होता था।
और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, वो पहले अस्तित्व में आया। क्यों आया? क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो बहुत अधिक भ्रष्टाचार में लिप्त हो रही थी। उसके जो कर्मचारी थे, बहुत अधिक भ्रष्टाचार में लिप्त हो रहे थे। उन अधिकारियों के भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण जो ब्रिटेन में स स संसद थी, वह बार-बार इस चीज़ को सोच रही थी, क्योंकि जो यहाँ के कर्मचारी थे, वो धन के मामले में इतने अधिक सक्षम हो रहे थे कि ब्रिटेन में उनका जो प्रभाव था, वो अत्यधिक था। अत्यधिक होता जा रहा था या अत्यधिक था, इसलिए जो वहाँ के सांसद थे, क्योंकि आप जानते हैं ब्रिटेन की शासन प्रणाली को अगर आपने पढ़ा होगा, तो ब्रिटेन में जो हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस हाउस ऑफ लॉर्ड्स होते हैं, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स की जो स्थिति है, उसमें लगभग-लगभग ब्रिटेन के जो संपन्नशाली व्यक्ति या जो पादरी या कुल मिलाकर कहें ब्रिटेन में जिनका प्रभुत्व है, आज की स्थिति में भी वो स्थिति व्याप्त है कि जो ब्रिटेन की हाउस ऑफ लॉर्ड्स होती है, उसमें जितने भी सदस्य होते हैं, वे वहाँ के प्रभुत्वशाली वर्ग के व्यक्ति होते हैं। किंतु जो भारत के कर्मचारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो उनसे भी अधिक, क्योंकि आप जानते हैं कि जिसके पास धन होगा, वो प्रभुत्वशाली स्वतः ही हो जाता है। तो वो उनसे भी अधिक प्रभुत्वशाली बनते जा रहे थे। तो उनकी शक्ति को कम करने के लिए ब्रिटिश की जो संसद थी, उसने सरकार के माध्यम से उनकी शक्तियों को कम करने के लिए ये नियंत्रण की प्रक्रिया स्थापित की। पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया, जब उन्होंने देखा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से भी जो इनकी इनका भ्रष्टाचार और इनका जो शक्तियाँ हैं वो कम नहीं हो पा रही है, तो उसके पश्चात उन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया, जिसमें कि जो उसका अध्यक्ष होता था, वो भारत सचिव कहलाता था और वह जो ब्रिटेन की संसद है, उसका कर्मचारी होता उसका सांसद होता था। तो इस प्रकार उन्होंने कोशिश की कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसको नियंत्रण में लाया जा सके। किंतु यह भ्रष्टाचार 1858 तक भी कम नहीं हुआ था और 1858 में जाकर जब ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण को ब्रिटिश संसद ने या ब्रिटिश सरकार ने पूर्णतः नियंत्रण में ले लिया, तब जाकर इस भ्रष्टाचार में कमी आई। खैर वो अलग विषय है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की जाती है, जिसमें 6 सदस्य नामित किए जाते हैं। तो ये इसका एक महत्वपूर्ण प्रावधान है 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट का। उसके पश्चात जो जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें एक प्रावधान अन्य भी इम्पोर्टेंट किया गया था। उसमें जो बंगाल का गवर्नर होता था, उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था और गवर्नर जनरल बनाने के साथ उसको जो अन्य 2 प्रांत थे बम्बई और मद्रास, उस उसके जो गवर्नर थे, उनका नियंत्रण भी उसे दे दिया गया था। और जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके माध्यम से एक अन्य प्रावधान भी किया गया था कि जो गवर्नर जनरल थी बंगाल की, उसमें 4 स 4 सदस्य प्लस 1 गवर्नर जनरल, 5 सदस्यों का गवर्नर जनरल प्लस 4 सदस्यों का एक समूह बना दिया जाता है शासन चलाने के लिए। किंतु जो 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट था, उसके माध्यम से जो 1773 में गवर्नर जनरल और 4 सदस्यों की समिति बनाई गई थी, काउंसिल बनाई गई थी, उसमें से 1 सदस्य को हटा दिया जाता है, क्योंकि जो गवर्नर जनरल था, उसको कार्य करने में बड़ी बाधाएँ उत्पन्न हो रही थी 4 सदस्यों के माध्यम से। अगर 3 सदस्य एक तरफ हो जाते थे और गवर्नर जनरल और उसके साथ 1 ही सदस्य बचता था, तो वो अपने निर्णय नहीं ले पा रहा था। तो इसलिए इसमें 1 सदस्य की कमी की गई और यह प्रावधान किया गया कि अब 2-2 के बहुमत से कार्य किया जाएगा और गवर्नर जनरल के साथ जो एक व्यक्ति आता है, मतलब 2-2 की स्थिति आती है, बहुमत 2-2 का रहता है, तो जहाँ भी गवर्नर जनरल होंगे, वहाँ उस निर्णय को लागू किया जाएगा जहाँ की गवर्नर जनरल होंगे। तो इन स्थितियों के माध्यम से क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार थी, वो मानती थी कि जो शासन का एकीकरण है, उसके माध्यम से ही हम भारत में जो भ्रष्टाचार व्याप्त हो रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी में, उसको कम कर सकते हैं। इसलिए उसका प्रयास अधिक से अधिक रहा कि भारत में
एकीकरण का शासन या एक व्यक्ति के पास अधिक से अधिक शक्तियाँ देने का प्रयास किया जाए। तो 1784 के माध्यम से एक अन्य प्रावधान यह किया जाता है कि जो गवर्नर जनरल की परिषद थी बंगाल की, उसमें एक सदस्य को घटा दिया जाता है और यह घोषित किया जाता है कि 2-2 की स्थिति में, अगर बहुमत 2-2 की स्थिति पे आता है, तो जिस हमारे साथी हिमांशु थपलियाल भी जुड़ चुके हैं, जो कि अ, अपने चैनल के माध्यम से जो मेरा ये प्रयास है, हमारा ये प्रयास है कि अधिक से अधिक छात्रों को नेट की जो प्रिपरेशन है उसमें मदद दी जाए। उसमें हम हमारा सहयोग कर रहे हैं और अपने चैनल के माध्यम से। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे लिंक में हिमांशु थपलियाल मेरे डिस्क्रिप्शन में हिमांशु थपलियाल जी का लिंक भी दिया हुआ है। तो जो भी साथी यहाँ हैं, वो उसके उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कुछ जो ये सिलेबस है, इसकी 10 यूनिट्स हैं, उसमें से कुछ यूनिट्स को मैं पढ़ाऊँगा और कुछ यूनिट्स को हिमांशु थपलियाल जी के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। इसके अतिरिक्त भी मेरे 2 अन्य साथियों से बात हो चुकी है, जो कि हमारे इस प्रयास में हमारा साथ देने के लिए आगे आए हैं। डॉक्टर मीनाक्षी नेगी जी हैं, जो कि गवर्नमेंट पीजी कॉलेज रामनगर में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उन्होंने भी अपनी हामी भरी है कि वो मेरे इस प्रयास में अपना सहयोग देगी और उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उनके चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अकेले मेरे माध्यम से जो ये पूरा नेट का सिलेबस है, कंप्लीट कराना, जो आने वाले 3 से 4 माह हैं जब एग्ज़ाम से पूर्व, संभव नहीं है, क्योंकि जो नेट का सिलेबस है वो काफ़ी बड़ा है। तो इसलिए इन साथियों ने मेरे मेरे साथ सहयोग मेरे इस मुहिम में हमारी इस मुहिम में साथ दिया है। तो आप लोगों से पुनः अनुरोध रहेगा कि डिस्क्रिप्शन में जो भी यूट्यूब चैनल के लिंक्स आपको दिए हुए हैं, उन चैनल्स को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इन जो भी साथी आगे जुड़ते रहेंगे, उनका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में देते रहेंगे। तो उन चैनल्स को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो सिलेबस है उसको हम बाँट कर अलग-अलग साथी अलग-अलग विषय पर और जो अपने विषय में विषय विशेषज्ञ हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई किसी विषय का शिक्षक है, तो वो सभी विषयों पर बहुत बारीकी से नॉलेज रखता है, पर ऐसा नहीं है कि बहुत बारीकी से, तो क्योंकि जिसका जो इंटरेस्ट होता है, तो अपने-अपने इंटरेस्ट के अनुसार उसका उसमें विशेषज्ञता होती है। तो हमारा प्रयास है कि जो जिस विषय में विशेषज्ञ है, वो उस विषय को आपको पढ़ाएगा। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स दिए हुए हैं, उन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब हम आगे बढ़ते हैं। 1784 का जो ये अधिनियम है, उसके ये मुख्य प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रावधान भी हैं। अन्य प्रावधानों का ज़िक्र मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं आपसे बार-बार अनुरोध कर रहा हूँ कि आप जो हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ जाकर उस पे जॉइन हो जाएँ। तो आपको जो ये बनाए हुए हैंड नोट्स हैं, वो भी प्राप्त हो जाएँगे और हमने बार-बार कहा है कि आपको भी अपने माध्यम से नोट्स बनाने हैं और प्रत्येक यूनिट की समाप्ति के बाद हम आपसे आपके नोट्स माँगेंगे भी। ताकि हम उसको चेकआउट कर सकें और आपको जो नोट्स बने हुए हैं, अगर उसमें कोई सुधार की आवश्यकता है, तो उस सुधार को आपको बताया जा सके और आपके जो प्रयास है, ना केवल एनटीए नेट का, बल्कि जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस प्रयास में आपको सफल बनाया जाए, यही हमारा प्रयास है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी ध्येय इस जो ये लाइव सेशन चलाया जा रहा है उसका है नहीं, मैक्सिमम प्रयास इसका यही है। प्रयोजन के विषय में मैंने अपना जो इस लेक्चर्स के प्रयोजन्स हैं, उसके विषय में हमने अपना एक लेक्चर्स पहले दे चुके हैं। तो अगर आप इसके प्रयोजन को समझ नहीं पा रहे हैं, आप बीच-बीच में जुड़ रहे हैं, तो आप वहाँ जाकर इसके प्रयोजन को समझ सकते हैं। आप वहाँ जाकर इन प्रयोजन्स को देख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट अधिनियम हमारे पास आता है, इम्पोर्टेंट अधिनियम, वो 1786 का अधिनियम आता है। वैसे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट अधिनियम नहीं है। ये उस समय के जो भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उनके अनुरोध पर ही इस जो ये अधिनियम है 1786 का अधिनियम, इससे सिर्फ़ एक ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनता है कि जो उस समय के भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उनके अनुरोध पर इस अधिनियम को लाया गया था
क्योंकि वो चाहते थे कि जो सैन्य शक्ति है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सैन्य शक्ति है, उसको गवर्नर जनरल के अधिकार क्षेत्र में होना अति आवश्यक है, वरना जो सैन्य शासक होता था, वो अपनी मनमर्जी के अनुसार सैन्य कार्रवाइयाँ कर देता था। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के लिए भारत में आई थी और धीरे-धीरे व्यापार से उसने राजनीतिक शक्ति भी भारत में हासिल कर ली और शुरू में उसने 3 प्रेज़िडेंसियाँ बनाई और धीरे-धीरे उसने लगभग संपूर्ण भारत को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। तो ये जो सैनिक शक्ति थी, उसके माध्यम से ही किया गया। तो गवर्नर जनरल चाहते थे कि कहीं न कहीं सैन्य शासक अपनी इच्छा अनुसार या अपनी स्वतः निर्णय से किसी जो भारत में विभिन्न प्रकार के क्षेत्र हैं, राजा हैं, उन पे आक्रमण ना कर दे। तो इसलिए वो चाहते थे कि जो सैन्य शक्ति है, वो उनके पास रहे, उनके नियंत्रण में सैन्य शासक रहे। तो इस अधिनियम 1786 के अधिनियम से जो सैन्य शक्ति है, वो अभी गवर्नर जनरल को दे दी गई, सौंप दी गई। उसके बाद हमारे पास जो अगला इम्पोर्टेंट अधिनियम आता है, वो 1793 का अधिनियम आता है। जैसा मैंने बताया कि 1773 के अधिनियम के माध्यम से भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसमें नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया और उस नियंत्रण के क्रम में यह भी बात उस 1773 के अधिनियम में रखी गई थी कि 20 साल पश्चात इसका समालोचन किया जाएगा कि इस अधिनियम के माध्यम से कितना नियंत्रण हम ईस्ट इंडिया कंपनी पर कर पाए हैं। तो 1792 में उसके 20 साल कंप्लीट हो जाते हैं और 1773 में पुनः अधिनियम बनकर आता है, जो कि 1773 का अधिनियम कहलाता है। 1773 के अधिनियम के जो मुख्य प्रावधान थे, उसमें 20 साल के लिए कंपनी को भारत में व्यापार का एकाधिकार दे दिया जाता है। उसके अलावा जो क्योंकि मैं बार-बार भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत अधिक भ्रष्टाचार जब तक आप भ्रष्टाचार को समझने का प्रयास नहीं करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के भीतर, तब तक जितने भी ये अधिनियम हैं, चाहे वो 1773 से लेकर कम से कम 1858 तक के जो भी अधिनियम बनाए गए हैं, जब तक आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में भ्रष्टाचार की स्थिति को नहीं समझ पाएँगे, तब तक इन अधिनियमों को आप समझ नहीं सकते हैं, उसकी गहराई को आप नहीं समझ सकते हैं, भले ही आप इनके प्रावधानों को याद कर लें, किंतु जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी के भ्रष्टाचार की स्थिति को आप नहीं समझेंगे, आप इन अधिनियमों की क्या उपयोगिता थी, उनको समझने में आप अक्षम रहेंगे। मेरा आपसे बार-बार अनुरोध है कि आप इसकी गहराई तक जाने का प्रयास करें। तो जो 1793 का अधिनियम था, उसके माध्यम से जो भारत में गवर्नर जो 3 प्रेज़िडेंसी के गवर्नर थे, उनकी जो काउंसिल थी, भारत में जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसकी जो प्रेज़िडेंसी थी सॉरी प्रेज़िडेंसी नहीं, जो कि काउंसिल थी, उनके कर्मचारियों, अधिकारियों को और जो सेना के मुख्य अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको भारत से बाहर जाने में प्रतिबंध लगा दिया गया। यह प्रतिबंध इसलिए लगाया गया क्योंकि वो अधिकारी कर्मचारी यहाँ व्यापार के नाम पर काफ़ी अधिक जो ब्लैक मनी है या यूँ कहें रिश्वत लेते थे और उस रिश्वत के पैसे को अपने यहाँ ले जाने का प्रयास करते थे, क्योंकि एक साथ ले जाना संभव नहीं था इसलिए बार-बार छुट्टी के नाम पर वो अपने घर जाते थे और उस पैसे को ले जाते रहते थे। इसलिए जो 5 साल, 4 साल अलग-अलग इनका कार्यकाल था, उस कार्यकाल के दौरान 1793 के अधिनियम के माध्यम से उनके अपने कार्यकाल के दौरान अवकाश को निर्बाध कर दिया गया। ये इसका एक इम्पोर्टेंट प्रावधान है। उसके अतिरिक्त उसके अतिरिक्त इसका कोई इम्पोर्टेंट प्रावधान मुझे नज़र नहीं आता। ये 2-3 प्रावधान ही इसके इम्पोर्टेंट थे। उसके पश्चात हमारे पास क्योंकि मैंने बताया बार-बार 20 सालों में इस जो ये अधिनियम बनाए जा रहे थे, उनकी निरीक्षण होना था कि कितना इन अधिनियमों के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित हो पाया है। तो 1793 में 20 वर्ष जोड़ दें, तो 1813 का अधिनियम हमारे पास आता है। 1813 के अधिनियम के माध्यम से
सबसे पहले इसे फिर 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया 1813 के अधिनियम से। तो ये एक याद याद करने का तरीका है कि आप सबसे पहले 1773 का अधिनियम याद रखें, उसके पश्चात 20-20 वर्ष का अंतराल याद रखें। 1773 के बाद 1793, 1793 के बाद 1813, 1813 के बाद 1833, 1833 के बाद 1853, तो ये याद करने का एक क्रम है और आगे इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है, किंतु जो पहला अधिनियम भारत शासन के लिए बनाया गया, ये थोड़ा-सा प्रॉब्लम। जो ये 1773 का अधिनियम बनाया गया था, क्योंकि ये पहला अधिनियम था, इसलिए इसमें कुछ समस्याएँ आ रही थी, इसलिए 1781 का, 84 का, 86 का ये अधिनियम बनाने पड़े, जो कि संशोधन के नाम पर ही थे, 1773 के अधिनियम पे ये संशोधन थे। तो मेरा विश्वास है कि आपको कम से कम अधिनियमों का क्रम याद रह जाएगा, आज के इस लेक्चर को सुनने के पश्चात। और इस बीच कुछ नए साथी और जुड़े हैं, दीक्षा बिष्ट जी जुड़ी हैं, अमन कोहली जी जुड़े हैं, इनका भी मैं चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूँ। सॉरी। तो हाँ, मैं बात कर रहा था 1813 के चार्टर अधिनियम की। तो 1813 का चार्टर अधिनियम था, यह अधिनियम था, उसके माध्यम से जो विशेष प्रावधान किए गए, उसमें पहला प्रावधान था कि 20 वर्षों के लिए कंपनी के जो अधिकार है, भारत में व्यापार करने का, उसको बढ़ा दिया गया। किंतु अब क्योंकि वहाँ जो ब्रिटेन में लोग थे, जो व्यापारी थे, वो चाहते थे कि भारत में हमको भी व्यापार करने का अधिकार मिले, तो इसलिए जो भारत में ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था, उसको कम करने का प्रयास किया गया और सिर्फ़ चीनी को सिर्फ़ चाय पत्ती और चीन में व्यापार, चाय पत्ती और चीन में व्यापार के एकाधिकार उसे दिया गया और बाकी उससे एकाधिकार ले लिया गया। अन्य व्यापारी जो ब्रिटेन के हैं, वो अब भारत में आ सकते थे और व्यापार कर सकते थे। इसके अतिरिक्त इसमें जो एक इम्पोर्टेंट प्रावधान था कि वो स्थानीय जो संस्थाएँ थी, उनको करारोपण का अधिकार दिया गया। तो जो भारत में आज हमको स्थानीय संस्थाएँ देखने को मिलती है, उनकी जो परिकल्पना या उसका जो इतिहास हम देखें, तो वो हमें जो 1813 का अधिनियम है, वहाँ से हमको इसका इतिहास देखने को मिलता है। क्योंकि वहाँ पहली बार जो स्थानीय संस्थाएँ थी, उनको करारोपण का अधिकार 1813 के अधिनियम से दिया गया। इसके अतिरिक्त इसमें बहुत से प्रावधान हैं, उनको मैं बार-बार बता रहा हूँ कि अपने जो ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें मैं इन नोट्स को डाल दूँगा, तो उन अधिनियम को आप वहाँ देख लेना। ये इतने अधिक इम्पोर्टेंट अधिनियम नहीं है, इसलिए उन पे मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद 1833 का चार्टर अधिनियम आता है, जिसके माध्यम से जो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार थे, संपूर्ण एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। सिर्फ़ चीन में उसके जो व्यापार का अधिकार था, उसे कंटिन्यू रखा जाता है। इसके अतिरिक्त हाँ, एक चीज़ मैं मिस कर गया कि 1813 का जो कि भारत में पहली बार शिक्षा पर खर्च करने के लिए 1 लाख रुपया प्रस्तावित किया गया और इस पर स्पष्ट नहीं किया गया कि यह किस प्रकार की शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। उसके लिए कमिटी बनी और
निर्णय लिया गया कि ये दोनों ही प्रकार की शिक्षा को मिक्स अप करते हुए वैदिक जो हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति थी वो और जो पाश्चात्य शिक्षा पद्धति है, उसको मिलकर इस पे खर्च किया जाएगा और ज़्यादातर खर्च उसका जो पाश्चात्य शिक्षा पद्धति है, उस पर किया गया, जिस नतीजे के कारण ही आज हमको भारत में जो पाश्चात्य शिक्षा पद्धति है, वो देखने को मिलती है और वैदिक या यूँ कहें जो प्राच्य भारत में शिक्षा पद्धतियाँ थी गुरुकुल के माध्यम से, उन गुरुकुलों को समाप्त किया गया। हाँ, अब जब ज़िक्र आया है, तो मैं आपको थोड़ा-सा बताना चाहूँगा कि भारत में जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी, जो उस शिक्षा पद्धति थी, उसका अध्ययन क्योंकि आप काफ़ी किताबों में देखने को नहीं मिलता है क्योंकि अब भारत की संस्कृति को समाप्त करने का एक अभियान था, जो कि ब्रिटेन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत में आकर इस अभियान को बढ़ाया और अभी तक भी वो अभियान पाश्चात्य जो संस्कृतियाँ हैं, पाश्चात्य जो राष्ट्र हैं, उनके माध्यम से यह अभियान अभी भी जारी है कि भारत की जो शिक्षा पद्धति थी उसको समाप्त करना, भारत की जो संस्कृति थी उसको समाप्त करना। तो वो प्रयास सबसे पहले जो किया गया 1813 में वो प्रयास किया गया और उसके माध्यम से भारत में क्योंकि उससे पूर्व प्रत्येक गाँव में एक गुरुकुल हुआ करता था और गाँव का जो व्यक्ति शिक्षित है, वो उस गुरुकुल के माध्यम से अपने छात्रों को शिक्षित करता था और शिक्षा इतनी महँगी नहीं होती थी। तो इस सारी व्यवस्था को समाप्त किया गया 1813 के अधिनियम से और आज आपको भारत में जो पाश्चात्य शिक्षा पद्धति है, उसका बढ़ावा देखने को मिलता है। तो ये थोड़ा-सा आपके नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। उसके अतिरिक्त एक और जो कार्य किया गया, वह भी कहीं न कहीं भारत की जैसे ये जो प्रावधान किया गया 1 लाख के रुपए का प्रावधान किया गया शिक्षा के लिए, उसके माध्यम से भारत की जो शिक्षा पद्धति थी, उसको समाप्त करना था और इसी 1813 के अधिनियम के द्वारा जो चीनी मिशनरियाँ थी, उनको भारत में प्रचार-प्रसार के लिए भारत में निमंत्रण दे दिया गया कि आप भारत में आ सकते हैं और जो ईसाई धर्म है, उसका प्रचार-प्रसार कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से जो भारत की संस्कृति थी, उस संस्कृति को समाप्त करने का प्रयास किया गया। तो अगर भारत की संस्कृति या भारत की शिक्षा व्यवस्था पर जब भी आप अध्ययन करते हैं, तो इस 1813 के अधिनियम को आपको ध्यान रखना होगा ये समाजशास्त्र का विषय है क्योंकि मैंने आपको बार-बार बताया है अपने लेक्चर्स के दौरान कि आपको संपूर्ण विषयों को साथ में रखकर, संपूर्ण विषयों को ध्यान में रखते हुए ही अपनी स्टडी को करना चाहिए क्योंकि अगर आप भूगोल को नहीं समझते हैं तो आप भूगोल, इकोनॉमिक्स जो अर्थशास्त्र है, इतिहास है, इन सब विषयों को कंबाइंड में लेकर आपको अपनी स्टडी करनी चाहिए। इन चारों दृष्टिकोण से को देखते हुए जब आप अपने अध्ययन को करते हैं, तो उस अध्ययन का जो निचोड़ जो निष्कर्ष आता है, वो काफ़ी अच्छा निकल कर आता है क्योंकि आप चारों दृष्टिकोण से इसको देखने का प्रयास करते हैं। और जितने भी प्रकार के बड़े एग्ज़ाम होते हैं, उनके लिए अति आवश्यक है, चाहे वो पीसीएस लेवल का हो, चाहे वो अ, नेट का परीक्षा हो, चाहे वो यूपीएससी की परीक्षा हो, उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप समस्त दृष्टिकोणों से देखते हुए किसी विषय का अध्ययन करें। सिर्फ़ उस विषय के दृष्टिकोण से देखते हुए उसका अध्ययन नहीं करना है आपको। अगर आप ऐसा प्रयास करते हैं, तो संभावनाएँ आपकी सफलता की कम हो जाती है। तो इसलिए बार-बार आपसे अनुरोध है कि समस्त विषयों का एक बारीकी जो बेसिक नॉलेज है, वो आपको अवश्य रखना चाहिए। इसलिए जो 10वीं तक 12वीं तक का सिलेबस होता है, उसमें इन समस्त विषयों के जो बेसिक की कॉन्सेप्ट हैं, उनका अध्ययन आपको करवाया जाता है। किंतु अगर आपने उन छोटी कक्षाओं में उस अध्ययन को गंभीरता से नहीं किया है, तो अभी भी आप सीबीएसई की उन कक्षा 10वीं तक की बुक्स, कक्षा 12वीं तक की बुक्स को ले सकते हैं और उनका अध्ययन कर लें एक बार, अगर आप सच में गंभीरता से अपने अध्ययन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। चलो बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं 1833 के अधिनियम पे मैं बात कर रहा था। 1813 के अधिनियम की 2 इम्पोर्टेंट बातें छूट गई थी इसलिए उन पे पीछे आया। 1833 का जो अधिनियम था, उसके माध्यम से पुनः 20 वर्ष के लिए भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का एकाधिकार दे दिया जाता है। किंतु ये 1858 का अधिनियम जो आता है, उसके माध्यम से इसको कम कर दिया जाता है और 1858 के बाद 1861 का अधिनियम भी आता है। उसका अध्ययन हम 1858-1861 के अधिनियम की चर्चा हम कल के लेक्चर में करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। किंतु अभी आपने सिर्फ़ ये ध्यान रखना है कि 1853 के माध्यम से पुनः जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको 20 वर्ष का व्यापार का अधिकार दे दिया जाता है। उसके पश्चात इसका जो दूसरा मुख्य प्रावधान था
जो 1800 तिरे सॉरी मैं 1853 पे आ गया। 1833 के अधिनियम की हम बात कर रहे थे। 20 वर्ष के लिए इसको बढ़ा दिया जाता है और जो चीन के साथ एकाधिकार व्यापार का एकाधिकार 1813 के अधिनियम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बरकरार रखा गया था, उस अधिकार को भी 1833 के अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर दिया जाता है। यह इसका दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान है और कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि चीन के साथ व्यापार का जो एकाधिकार था, उसको किस अधिनियम के माध्यम से समाप्त किया गया? काफ़ी अधिक बार ये क्वेश्चन देखने को हमको एग्ज़ाम्स में मिलता है। उसके अतिरिक्त जो अन्य प्रावधान इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाता है और जाति व्यवस्था को समाप्त कर दिया अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान है, वह है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसे अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो आपको 3 अन्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स जो बार-बार एग्ज़ाम में आते हैं, वो ध्यान रखना है कि सबसे पहले गवर्नर आया, जो कि 1773 में 1773 से पूर्व थे और भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? ये आप कमेंट के माध्यम से बताएँ कि भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? क्योंकि इतना नॉलेज आपको होना चाहिए। ये कमेंट के माध्यम से आप बताएँ कि भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? उसके पश्चात ये आप कमेंट के माध्यम से बताते रहें। दूसरा 1973 के अधिनियम द्वारा भारत में जो गवर्नर थे, उनको गवर्नर जनरल बना दिया जाता है और भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे, इसको चलो मैं बता देता हूँ, वारेन हेस्टिंग्स तो जो थे, वो भारत के बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे और उसके पश्चात जो 1833 का अधिनियम है, उसके माध्यम से 1835 में जो इसमें प्रावधान कर दिया जाता है कि 1833 में जो भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल हैं, उनको अब भारत के गवर्नर जनरल कहा जाएगा और भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल हैं, उनको वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इस इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी आप ध्यान में रखिएगा, छोटे एग्ज़ाम्स में ये पूछे जाते हैं। उसके पश्चात जो नेक्स्ट प्रावधान हमको इस अधिनियम में देखने को मिलता है कि 1833 का जो अधिनियम था, उसके माध्यम से एक विधि सदस्य को, जो कि लॉर्ड मैकॉले बनते हैं, जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, उसमें जोड़ दिया जाता है, जो विधि सदस्य होते हैं। अभी ये अस्थायी होते हैं और 1800 जो 53 का अधिनियम था, उसके माध्यम से इन्हें स्थायी बाद में इस पद को स्थायी कर दिया जाता है। फिलहाल 1833 के अधिनियम से एक अस्थायी विधि सदस्य जो भारत के गवर्नर जनरल परिषद बना दी जाती है, उसमें जोड़ दिया जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि 4 सदस्य से पुनः ये 5 सदस्य बन जाते हैं। और 1833 के माध्यम से एक अन्य प्रावधान जो इम्पोर्टेंट प्रावधान है भारत के इतिहास को देखते हुए, वो है दासता का अंत कर दिया जाता है भारत में और 1833 के अधिनियम में ये बात कही कही जाती है कि भारत में दासता का समापन किया जाएगा, किंतु इस दासता को समाप्त होने में 10 वर्ष लग जाते हैं और 1843 में जाकर अधिनियम बन पाता है भारत में दासता की समाप्ति के लिए। और जो अगला महत्वपूर्ण अधिनियम हमारे पास आता है, वो है 1858 का अधिनियम, चार्टर अधिनियम, जिसके माध्यम से जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थी, जिसमें कि जो 1773 के अधिनियम में जिसकी व्यवस्था की गई थी, जिसमें 24 सदस्य होते थे, उसके सदस्यों को घटाकर अब 18 कर दिया जाता है। और दूसरा इम्पोर्टेंट इसका प्रावधान है, अधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षा पद्धति का प्रारंभ भारत में किया जाता है, तो भारत में जो आज यूपीएससी, पीसीएस परीक्षा की पद्धति आपको दिखाई देती है, वह कहीं न कहीं 1858 का जो अधिनियम है, उसके माध्यम से भारत में प्रारंभ की गई। और जो पहले भी मैंने बताया कि जो विधि सदस्य था, उसको पूर्ण दर्जा 1858 के माध्यम से दे दिया जाता है। तो साथियों, आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको आज का लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा और
इस लेक्चर के माध्यम से आप लाभान्वित हुए होंगे और मेरा मानना है कि कम से कम आज के लेक्चर्स के माध्यम से मैंने 30 से 40 ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का अभी तक मैं कर चुका हूँ, जो कि इन साथियों को नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है या जो साथी देर से जुड़े हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि कुछ देर पश्चात आप इस लेक्चर को एक बार पुनः से प्रारंभ से देख लीजिए या फिर अगर आपको नेटवर्क का बड़ा प्रॉब्लम रहता है, तो 1 दिन डिले करके आप इस लेक्चर्स को देख लिया करें, ताकि जो हमारा उद्देश्य है लेक्चर देने का, अभी कुछ ही साथी बचे हुए हैं, तो मेरा अनुरोध है कि जो साथी अभी लास्ट तक बने हुए हैं, मैं बार-बार क्योंकि धैर्य की बात अभी तक मैं कर रहा था, तो जो साथी अभी अंत तक बने हुए हैं, वो कृपया कमेंट कर दें। उनके धैर्य का परीक्षण ताकि हो जाए कि कितने साथी अभी तक अंत तक बने हुए हैं। मेरा लेक्चर समाप्त हो चुका है बेसिकली आज का। तो मेरा अनुरोध है कि जितने साथी अभी अंत तक बने हुए हैं, वो एक बार कमेंट कर दें, ताकि आपके धैर्य के परीक्षण आप ताकि जो मैं बार-बार धैर्य की बात कर रहा हूँ, उस धैर्य को देखा जा सके कि कितना धैर्य आपने रखा हुआ है। इसके अतिरिक्त अगर कोई क्वेरी आपकी हो आज के जो लेक्चर है उसके माध्यम से, तो उसको भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं उसको पूर्ण करने का प्रयास करूँगा। तो आज के लेक्चर में जो हमारे साथ साथी जुड़े हुए थे, उनमें से लगभग किसी ने भी कोई क्वेरी नहीं की है। तो मेरा अनुरोध है कि जितने साथी अब बचे हुए हैं, अपनी क्वेरी कर सकते हैं। तो मेरा ख़्याल जो भी साथी हैं उनका शिवानी पुरोहित जी लास्ट तक बनी हुई है। कोई क्वेरी हो आपकी, तो आप क्वेरी कर सकते हैं ताकि मैं आपकी क्वेरी का जवाब दे सकूँ। और जहाँ तक मेरा ध्यान है कि अभी तक आप जो हमारा टेलीग्राम का लिंक है उसमें नहीं जुड़ पाए हैं, तो क्योंकि लेक्चर्स के माध्यम से समस्त बातों को रखना संभव नहीं होता है, तो इसलिए मेरा अनुरोध है आपसे कि आप जो टेलीग्राम का ग्रुप है, अगर आप टेलीग्राम में अब तक नहीं हैं तो ज़रूर आ जाएँ और इस चीज़ से क्योंकि टेलीग्राम से जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, उनसे मैं बताना चाहूँगा कि टेलीग्राम का जो ग्रुप होता है, उसमें आपका जो नंबर होता है, मोबाइल नंबर, वो किसी भी व्यक्ति को नहीं दिखता है। तो इसलिए आप निश्चिंत रहें कि टेलीग्राम का जो हमने ग्रुप बनाया है, उसमें समस्त साथियों को मैं एक साथ रख रहा हूँ और आप क्योंकि बालिकाओं और महिलाओं के साथ ये समस्या अधिक होती है, उन्हें अपनी नंबर की गोपनीयता का ध्यान विशेष रूप से रखना पड़ता है क्योंकि समाज इस प्रकार का बन चुका है। तो मैं आपको निश्चिंत करना चाहूँगा कि आप उस टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ जाएँ और आपका जो नंबर की गोपनीयता है, वो बरकरार बनी रहेगी। तो शिवानी पुरोहित जी से मेरा अनुरोध है कि आपका कोई क्वेश्चन अगर बचा हुआ है, कोई क्वेरी है आपकी आज के समस्त सेशन से क्योंकि लास्ट तक आपने ही धैर्य दिखाया हुआ है और काफ़ी शुरू शुरू में आप जुड़ चुके थे। हो सकता है बाकी साथियों को क्योंकि व्हाट्सएप के माध्यम से ही हमें जानकारी देनी होती है। मैंने जो टाइमिंग दिया है, वो टाइमिंग नेटवर्क इश्यू के कारण उस टाइमिंग पर आना संभव नहीं हो पा रहा है। तो मेरा ख़्याल है कोई भी क्वेरी नहीं है, अगर क्वेरी नहीं है तो नो कर दीजिए जितने भी साथी अभी तक ऑनलाइन बने हुए हैं कि नो क्वेरी, तो मैं अपने सत्र को समाप्त कर दूँ क्योंकि किसी भी प्रकार की क्वेरी नहीं आई है। हो सकता है इसके 2 ही अर्थ बनते हैं अगर किसी भी प्रकार की क्वेरी नहीं आई है। एक अर्थ ये बनता है कि आज का जो मेरा लेक्चर है वो किसी भी रूप में समझ में नहीं आया और दूसरा अर्थ यह बनता है कि वो इतने अच्छे से आपके समझ में आ गया कि क्वेरी नहीं बनी। तो 2 ही अर्थ इसके बनते हैं, अब किस अर्थ में है मैं इस लेक्चर्स को पुनः अपने आप सुनने का प्रयास करूँगा और उसके बाद देखूँगा कि कौन-सी क्वेरी किस कारण ये आपके कोई क्वेरी नहीं आ रही है या तो इतना क्लियरली अगले सत्र की सूचना। तो हिमांशु थपलियाल जी जो हमारे साथी हैं, वो चाह रहे हैं कि आपको अगले सत्र की सूचना भी इसके माध्यम से दे दी जाए। तो उम, थपलियाल जी आप बता दें कि किस समय आप अ, अवेलेबल रहेंगे इन्हें? आप टाइमिंग बता दें, मैं इनको सूचित कर देता हूँ यहाँ से कि कब अगला सत्र प्रारंभ होने वाला है, हिमांशु थपलियाल जी का। आज के दिन में ही होने वाला है या फिर कल के दिन में होने वाला है? थपलियाल जी से मेरा अनुरोध है कि आप बता दें। थपलियाल जी भी हमारे साथ शुरू से लेके अंत तक बने हुए हैं और बार-बार मैसेज के माध्यम से हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं।
जो साथी अब लेट से जुड़ रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि सत्र अंत समाप्ति की ओर है। आप इसके पश्चात उसको पुनः देख लें। तो मेरा ख्याल है हिमांशु थपलियाल तो अच्छा, तो थपलियाल जी का तो मैं अपने अगले सत्र की जानकारी आपको दे दूँ कि अगला सत्र जो मेरा है, वो अब परसों के दिन में होगा। प्रयास रहेगा कि 9 से 11 बजे आ सकूँ, पर अगर कोई इश्यू होता है, तो 9 से 12 बजे के मध्य कोई इश्यू होता है, तो तभी मैं अवेलेबल नहीं हो पाऊँगा, वरना परसों 9 से 11 में मेरा सत्र इससे आगे का सत्र प्रारंभ होगा। तो थपलियाल जी आप बता दें कि चलो थपलियाल जी जब भी अपना वो सत्र होगा आपको विभिन्न जो लिंक दिए हुए हैं, उनके माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। थपलियाल जी लिबर्टी को लेकर आपको अध्ययन करा रहे हैं और लिबर्टी का जो पार्ट्स अभी छूटा हुआ है, कल उन्होंने आपको नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के संदर्भ में काफ़ी जानकारियाँ दी। मेरा ख़्याल है उससे आपको काफ़ी लाभ हुआ होगा और आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो क्लियर हुए होंगे। तो थपलियाल जी अपना समय अभी बता नहीं रहे हैं, तो मेरा सत्र अब परसों होगा, तो थपलियाल जी का सत्र इसके मध्य जब भी होगा, आपको जानकारी दे दी जाएगी और इस